दोस्तों, आज मैं फिल्म रिव्यू करूंगा 3। कहानी शुरू होती है कि एक एक्सीडेंट हुआ है और बच्चन साहब जा रहे हैं और नवाजुद्दीन गाड़ी में है जो जख्मी हुआ है। यानी पहले ही सीन में जो 2 फिल्म के बड़े किरदार हैं उनका इंट्रोडक्शन हो जाता है। नेक्स्ट सीन में अमिताभ बच्चन साहब एक पुलिस स्टेशन में बैठे हैं जहां विद्या बालन जी आती हैं जो एक पुलिस ऑफिसर हैं और अमित जी से कहती हैं कि आप क्यों 8 साल से डेली यहां आते हैं ये जानने के लिए कि किलर कौन था। यानी वो घटना 8 साल पहले हुई थी। अब पता चलता है कि बच्चन साहब की एक पोती थी जिसको किसी ने किडनैप कर लिया था और जिसका मर्डर हो गया है। बच्चन साहब अपनी वाइफ के साथ रहते हैं। नवाजुद्दीन जो उस वक्त इंस्पेक्टर था वो एक चर्च में फादर बन गया है। बच्चन साहब नवाज से बार बार हेल्प की गुजारिश करते हैं और नवाजुद्दीन 1-2 बार हेल्प करता भी है। इसी बीच एक दूसरे बच्चे का किडनैप हो जाता है। अब विद्या बालन उस केस को हैंडल कर रही है और नवाजुद्दीन अचानक फिर पुलिस ऑफिसर बन जाता है। अब एक तरफ नवाज और विद्या जी इस लड़के के केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और दूसरी तरफ अमित जी अपनी पोती के किलर को ढूंढ रहे हैं। कहानी आगे बढ़ती है और बच्चे का किडनैपर पकड़ा जाता है। यानी ये बच्चे का नाना ही होता है और इंटरवल हो जाता है। यहां इंटरवल पे ये 100% क्लियर हो जाता है कि अब जिस किलर को अमित जी ढूंढ रहे हैं या जिसको नवाज ढूंढ रहे थे या जिसके बारे में विद्या बात करती है वो किलर इन तीनों में से ही कोई एक है। इंटरवल के बाद अमित जी अपनी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, विद्या जी अपनी करती है और नवाजुद्दीन अपनी करते हैं। यानी 3 लोग 3 डिफरेंट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। मैं पूरी कहानी नहीं खोलूंगा, बट जो क्लाइमैक्स है वो ऐसा है जिसके कोई सर पैर नहीं है। वो क्लाइमैक्स डायरेक्टर की अपनी ही मनगढ़ंत कहानी है। यानी डायरेक्टर ये कह रहा है कि भाई मैं तो कहानी ऐसे ही कहूंगा, आपको आना है तो आप फिल्म देखने आइए और नहीं आना है तो मत आइए। मैं तो क्लाइमैक्स ऐसे ही करूंगा। मेरे पास इस बात का प्रूफ नहीं है, बट मैं यही कह रहा हूं। आपकी मर्जी है, आप फिल्म देखिए या मत देखिए। तो भाई साहब, जो पब्लिक है वो भी आपके बाप की नौकर नहीं है। उसकी जेब में भी आपने पैसा नहीं रखा हुआ है कि वो पब्लिक के पास हराम का पैसा है। पब्लिक आएगी, पैसे देगी, टिकट खरीदेगी, अपना टाइम खराब करेगी, थिएटर में जाएगी और आप कहेंगे कि नहीं हमारी मर्जी है, हम तो कहानी को इसी तरह कहेंगे, आप इसको मानो या ना मानो। मैंने कहानी आपको बहुत सीधे तरीके से बताई है, बट स्क्रीन प्ले जो लिखा गया है वो बहुत ही घुमा फिरा कर लिखा गया है। यह स्क्रीन प्ले बिल्कुल वही है जो आप हमेशा सीआईडी और क्राइम पेट्रोल में देखते हैं। यह स्क्रीन प्ले बहुत ही कंफ्यूजिंग है। यह स्क्रीन प्ले बिना सर पैर के लिखा गया है। डायलॉग्स बहुत ही वाहियात हैं जिनके कोई सर पैर नहीं है। किसको क्या कहां कहना था यह बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा गया है। म्यूजिक नहीं है, 1-2 गाने बैकग्राउंड में हैं, बट उन पे इतना ध्यान जाता नहीं है क्योंकि सीन चलते रहते हैं। एक्शन फिल्म में है नहीं, एक्शन सिर्फ बातों में है। डायरेक्शन ऋभुदास गुप्ता ने किया है और बड़ा ही वाहियात किया है। यह एक कोरियन फिल्म है मोन्ताज, जिसकी इन्होंने कॉपी की है। और अगर ये भाई साहब कॉपी करके भी एक फिल्म को नहीं बना सकते तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सर कितने टैलेंटेड हैं। ये डायरेक्टर साहब ना फिल्म के कैरेक्टर्स को सही तरीके से दिखा पाए, ना फिल्म में इमोशन दिखा पाए, ना ही ये फिल्म का एक बेहतरीन क्लाइमैक्स बना पाए। यानी इनको जो जिंदगी में पहला चांस मिला था वो इन्होंने बर्बाद कर दिया है।
इन डायरेक्टर साहब ने नवाजुद्दीन जो फादर है, जो चर्च में एक शादी करा रहा है, उससे ऐसा वाहियात मजाक कराया है कि ये भाई साहब डायरेक्टर नहीं हज्जाम होने चाहिए। बच्चन साहब की जिस पोती का किडनैप हुआ था, उस पोती के माँ बाप कहां थे, ये पूरी फिल्म में भाई साहब दिखा ही नहीं पाए। किडनैपर ने उस बच्ची का ही किडनैप क्यों किया था, यह भी इन भाई साहब को दूर दूर तक पता नहीं है। और क्लाइमैक्स तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि ये भाई साहब की अपनी ही मर्जी है कि इन्होंने कहा कि मेरा क्लाइमैक्स यही है और यही रहेगा, पब्लिक जो कहती है वो कहे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये भाई साहब को डायरेक्शन छोड़ के हज्जाम की दुकान खोलनी चाहिए। एक्टिंग, विद्या जी एक पुलिस ऑफिसर बनी है और माशाअल्लाह से वो इतनी भारी भरकम है, उनका वजन तकरीबन 120 केजी है कि जब वो पर्दे पे आती हैं तो पर्दा छोटा पड़ जाता है। डायरेक्टर उनको ड्रेस तक नहीं पहना पाया और माशाअल्लाह से नवाज और विद्या जी की हाइट भी बराबर है। तो एक तरफ नवाज इतना बच्चा सा और एक तरफ एक आंटी तकरीबन 120 केजी की, और फिर दोनों किलर को पकड़ने के लिए भाग रहे हैं। एक बच्चे की तरह भाग रहा है और एक हाथी की तरह भाग रहा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितनी अच्छी विद्या जी की एक्टिंग रही होगी। नवाजुद्दीन साहब बच्चन साहब को कहते हैं, हे जॉन क्या हाल है? भाई साहब आप क्या कर रहे थे? एक्टिंग कर रहे थे या मजाक कर रहे थे? एक्चुअली कुछ लोगों ने बोल दिया कि आप बहुत अच्छे एक्टर हो, तो आपने कहा कि यार आप लोग तो मानते ही हो कि मैं कितना अच्छा एक्टर हूं, तो अब देखो मैं कितना जबरदस्त मजाक करता हूं। और बस 2-3 फिल्मों में ऐसी एक्टिंग और कर देना, तो उसके बाद एक्टिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, फिर माशाअल्लाह से ऐश करना। भाई साहब अमित जी ने अपने रोल को ठीक ठाक निभाया है, बट कहानी 8 साल पहले शुरू होती है और उसी वक्त अमित जी बहुत बूढ़े हैं, सही से चल नहीं सकते, सही से खड़े नहीं हो सकते, बहुत ही थकी हुई आवाज में बोलते हैं और 8 साल के बाद भी वो फिल्म में वैसे ही हैं। चलिए मान लिया, बट जब क्लाइमैक्स आता है तो बच्चन जी अपनी जो रियल फॉर्म है उसमें आ जाते हैं, एकदम सही बैठते हैं, एकदम सही बोलते हैं। हाँ, क्या बोलता है, जैसे बच्चन साहब रियल में बोलते हैं या जैसे बच्चन साहब और फिल्मों में बोलते हैं। तो मेरी समझ में नहीं आया कि जब पूरी फिल्म में इतने बूढ़े थे तो अचानक क्लाइमैक्स में ये एनर्जी कहां से आ गई थी। तो कुल मिलाकर मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप अपने पैसे बर्बाद ना करें, आप ये फिल्म देखने बिल्कुल भी नहीं जाएं, क्योंकि ये फिल्म वही है जो सीआईडी है या क्राइम पेट्रोल है। इस फिल्म में ना एक्शन है, ना इमोशन है और ना ही एंटरटेनमेंट है। तो मैं इस फिल्म को देता हूं 1 स्टार और मेरी बिजनेस रेटिंग रहेगी हाफ, क्योंकि मैं समझता हूं कि शायद ये फिल्म 15-16 करोड़ का बिजनेस कर ही लेगी। टेक केयर।